जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपने क्वेश्चन पेपर नंबर 3 के 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम आगे वाले 9 क्वेश्चन और करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है on retirement of a partner the stock book value 54,000। स्टॉक दे रखा है बेटा और उसकी बुक वैल्यू दे रखी है 54,000। ठीक है, was found undervalued by 10%। was found undervalued बाय 10%। ठीक है, अब यहां पे समझिए, ये जो दे रखा है हमारी जो किसी भी एसेट्स की वैल्यू होती है वो 100% होती है, बट ये जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 10% अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कम है, यानी 90% वैल्यू है ये 54,000। ठीक है, तो 1% हो जाएगा बेटा 54,000 अपॉन 90%, तो इंटू 100% अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 60,000। ये हो जाएगा 60,000, तो 100% वैल्यू होगी 60,000। और क्वेश्चन में भी क्या गिवन है बेटा, आपको बताना है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस। रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, तो देखिए बुक में दिखा रखा है 54,000, दैट इज 90% वैल्यू ऑफ द स्टॉक, और 100% वैल्यू होगी 60,000। तो रिवैल्यूएशन में आप कितना दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे 60,000 माइनस 54,000, दैट इज 6,000। वो भी कौन सी साइड में, ये भी बता देता हूं, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के, और दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन भी दे रखी थी बेटा 60,000, 54,000, 6,000, 5,400। ठीक है, अब इसी में और भी दे रखा है। देखिए और में क्या कह रहे हैं, ऑन डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स वाइफ लोन इज ट्रांसफर्ड टू। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का वाइफ का जो लोन है वो कहां ट्रांसफर होगा। ऑप्शन ए है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनता ही नहीं डिजुलेशन में बेटा। ऑप्शन बी है रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल बनता है। ऑप्शन सी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी बनता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। समझिए, पार्टनर्स के अलावा अगर कोई भी उसका रिलेटिव है तो उसके कोई भी लोन की अमाउंट है, इट विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। और जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है बेटा वो सब हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो आंसर विल बी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, उसके लिए एप्लीकेशन मंगाई है, ₹10 ईच है बेटा। ठीक है, और लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई बेटा, फॉर 9,000 शेयर्स। शेयर्स इशू किए 10,000, एप्लीकेशन आई है 9,000 शेयर्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको बताना है ये जो 9,000 एप्लीकेशन आई है किस तरीके का सब्सक्रिप्शन है। 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है बेटा, ओवर, अंडर और इक्वल। तो यहाँ पे वही ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन ए है अंडर सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन बी है ओवर सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन सी है फुल सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब 10,000 शेयर्स इशू करके एप्लीकेशन 9,000 आई तो ये कम है, तो आंसर होगा बेटा अंडर सब्सक्रिप्शंस। आंसर होगा अंडर
सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, और ये ऑप्शन है बेटा कौन सी आपकी, ए ऑप्शन है, यहां लिख देता हूं, वहां पे दोबारा ए आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद एक और भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें, और वाले ने लिखा है ऑन डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स, सॉरी इसमें नहीं है, इसके बाद है पिक द ओड वन आउट, आपको ओड वन बताना है। पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर, दूसरा है इशू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, तीसरा है इशू ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर्स, चौथा है इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। अब देखिए सारों में शेयर्स इशू किए हैं और इनमें से आपको ओड वन बताना है। पता है ओड वन क्या है? इसमें ओड वन है बेटा इशू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। क्यों? क्योंकि देखिए इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर, इशू ऑफ शेयर टू द अंडरराइटर्स और इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स, ये नॉन कैश इशू है। ठीक है, अदर देन कैश इशू है। ठीक है, वेंडर को असेट्स परचेज करने के लिए दिया, अंडरराइटर्स को और प्रमोटर्स को उनकी सर्विस देने के लिए आपने शेयर्स दिए। ठीक है, बट जो जनरल पब्लिक को हम इशू करते हैं दैट इज इशूड फॉर द कैश, दैट इज इशूड फॉर द कैश। तो वो शेयर जो कंपनी इशू करती है वो कैश के लिए करती है, बाकी सब उनकी सर्विसेज या असेट्स के लिए करते हैं। इसलिए जो इसमें ओड वन है वो है ऑप्शन बी, इशू ऑफ शेयर्स। अब कोई सोच भी नहीं सकता था अगर आपको इसको ध्यान से ना देखें या बेसिक्स आपको क्लियर ना हो कि भाई ये भी आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए 14 में लिखा है डिबेंचर्स आर कंसीडर्ड एज डैश इक्विटी। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको कि डिबेंचर्स को कौन सी इक्विटी माना जाता है। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल, ऑप्शन बी है इंटरनल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, डिबेंचर्स होल्डर कौन है? डिबेंचर्स होल्डर आर द आउटसाइडर्स। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब इसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, अब 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 में लिखा है राहुल एंड शुभम आर पार्टनर्स, आर और एस। ठीक है, इन अ पार्टनरशिप राहुल विड्रॉ 4000 ड्यूरिंग द ईयर एज ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग दे रखा है राहुल का, दैट इज 4000 पर एनम है, एक साल का है पूरे का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे रखा है दैट इज 15% पर एनम। ठीक है, आपको बताना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करेगी फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑप्शन दे रखा है ए 300, बी 600, सी 1200, डी 150। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन में ड्राइंग की कोई डेट ना दे रखी हो और रेट पर एनम के साथ लिखा हो। ठीक है, रेट पर एनम के साथ लिखा हो, जैसे यहां लिखा है 15% पर एनम, खाली 15% ना लिखा हो, तो कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म माफ कीजिएगा 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो यहां पर जो बनेगा देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनेगा 4000 इंटू 15/100 इंटू 6/12 दैट इज 300, दैट इज 300। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, फिर अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है,
इसी का क्वेश्चन है, लिखा है बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनसेट करने के बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स विल बी ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर होगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो आपका बैलेंस है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है वो कंपनसेट कर दिया, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, क्वेश्चन समझना, उसको आप कहां पे ट्रांसफर करोगे। ऑप्शन ए है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी है सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक पहले भी हम लोगों ने किया है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो बैलेंस बचेगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और वो बचेगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 यानी पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ शेयर होल्डर फंड्स टू नेट असेट्स, कि इनमें से जो कौन सा रेशो है जो शेयर होल्डर फंड यानी ओनर फंड और नेट असेट्स के बीच में रिलेशन दिखाता है। ऑप्शन आपके पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, अगर आपने रेशो अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है जो प्रोप्राइटरी रेशो है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड्स टू नेट असेट्स, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो। फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में नेट असेट्स। ठीक है, अब इसी में और में भी दिया हुआ है बेटा, लिखा है द रेशोज दैट एनालाइसिस प्रॉफिट इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर कॉल्ड। वो कौन कौन से रेशो होते हैं बेटा, वो कौन से रेशो होते हैं जो प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स या प्रॉफिट और फंड एम्प्लॉयड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशन शो करते हैं। ऑप्शन ए है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ऑप्शन बी है टर्नओवर रेशो, ऑप्शन सी है सॉल्वेंसी रेशो और ऑप्शन डी है लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वही प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशन दिखाता है, तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है बेटा 28। ठीक है, अब 28 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड हैज अ ऑपरेटिंग रेशो ऑफ 85%, इट्स मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग देयर रेशो एट 20%। मैनेजमेंट चाहती है कि उसका रेशो जो है 20% पे मेंटेन किया जाए। फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल्स, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीसरा टू इंक्रीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन है ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड एंड करेक्ट, ऑप्शन डी है ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखते हैं। पहले बेटा देखिए, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट
अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी गलती की स्पेलिंग वहां पे ऊपर, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए ये दे रखा है रेशो कितना बेटा 85%। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 85% का मतलब हो गया, मान लीजिए 85,000 हमारा रहा होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये रहा होगा 1 लाख रुपए। ठीक है। तब ये 85%। अब हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो रिड्यूस करने के दो तरीके होते हैं बेटा। एक तो ये ऊपर वाली वैल्यू और कम हो जाए यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए, या फिर इसको हम बढ़ा दें यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है। यानी इसमें तो कोई चेंज का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ऑप्शन है केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट दो चीज से मिलकर बनी है, एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यानी अगर हम इसको घटा दें तो भी हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है उसकी वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए दिया है, पहला ऑप्शन था टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि इसको रिड्यूस कर दे। अगर ये रिड्यूस हो जाए तो अपने आप ही ये वाली वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और आपका आंसर भी कम आएगा। ठीक है। टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये आता है जिसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आता है। या फिर इसको रिड्यूस कर दो, ये उतनी रहे, ठीक है, तो भी ये टोटल कम हो जाएगा, तो आपका रेशो भी कम हो जाएगा। ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट ऑप्शंस है। तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा सी। ठीक है। लिखा है ओनली 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है। ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शंस है। या तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिड्यूस कर दें या फिर हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस कर दें। राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या लिखा है। आपको लिखा है बैलेंस शीट दे रखा है, 8% डिवेंचर है 4 लाख का। ठीक है। वो भी करंट ईयर में 8% डिवेंचर्स। ठीक है। 2014 दे रखा है, 2015 दे रखा है, ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है। 2014 में हमारे पास यहां कुछ नहीं था, अब है ये 4 लाख रुपए। ठीक। और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ₹20,000। ये भी आपको गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछा है हाउ मच अमाउंट फॉर कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स विल बी शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। कि कितना अमाउंट आपने प्रोसीड किया होगा, कितना कैश आपके पास आया होगा, किस चीज से, फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट पेड भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। समझिए क्वेश्चंस में लिखा क्या है, पूछा क्या गया, केवल पूछा है कि डिवेंचर इशू करके आपके पास कितना पैसा आया। तो देखिए यहां पर शुरू में तो पहले कुछ नहीं था, अब हो गया है 4 लाख। इसका मतलब सारे का सारा डिवेंचर्स हमने करंट ईयर में ही इशू किया है। तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे डिवेंचर इशू करके, 4 लाख रुपए आएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4 लाख, 4,20,000, 3,80,000 या फिर केवल 20,000। तो आंसर होगा बेटा 4 लाख रुपए। ए ऑप्शन दैट इज 4 लाख। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अब 30 में 2 केस है, दोनों थ्योरी के हैं। देखिए लिखा है वही एजर्सन और रीजन है। पहले तो एजर्सन में दिया है बेटा सेल ऑफ फिक्स असेट्स इज शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 ही चीजें आती हैं, एक नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में 2 चीजें,
एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, वो आता है। और दूसरा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसका सेल या फिर उसका परचेज, ठीक है। वो सब किसमें आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जब भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है तो आपको कहीं और कुछ नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट में, ठीक है, नॉन करंट असेट्स में जाना है। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भैया जो है आपका सेल ऑफ फिक्स असेट इज शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बात है, फिक्स असेट्स बेच के पैसा आया है और फिक्स असेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो वो इनफ्लो होगा बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। रीजन दिया है सेल ऑफ फिक्स असेट्स लीड्स टू इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, कि भाई इसलिए हम दिखाते हैं इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्योंकि इससे कैश आता है, ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स असेट्स इंक्लूड की जाती है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ना कि इसलिए कि इनफ्लो होता है, कैश आने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो तो हम फिर ये लिखते हैं कि भाई इनफ्लो से हमारा कैश आ रहा है, केवल ये हो गया। बट इसका रीजन क्या होगा, हम क्यों इंक्लूड करते हैं इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? क्योंकि फिक्स असेट्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीजें ठीक जरूर है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स लीड टू इनफ्लो ऑफ कैश, कैश आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है, बिल्कुल ठीक बात है। बट जो रीजन इन्होंने दिया है ना, वो इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बोथ assertions and reasons are true, but reason is not the correct explanations of assertions, ठीक है। ये हो गया आपका 30 का पार्ट ए। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और गिवन है, लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। अब यहां पर समझिएगा फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है? फाइनेंशियल कंपनी होती है बेटा वो कंपनी जो फाइनेंस में डील करती है, ठीक है। ये नॉन फाइनेंस कंपनी नहीं है, फाइनेंसिंग कंपनी है। हम जिनके अकाउंट्स बनाते हैं, हम जिनका कैश फ्लो बनाते हैं, वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है। Gain on sale of fixed assets by a finance company is shown in the statement of profit and loss as profit and loss में किस रूप में दिखाएंगे? ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो केवल तब हो सकता था जब आपकी कंपनी फिक्स एसेट्स में ही डील करती हो। ऑप्शन बी है अदर इनकम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखिए गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अदर इनकम का पार्ट है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, इट विल बी ट्रीटेड एज अदर इनकम, ठीक। तो आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन बी, ठीक, अदर इनकम। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चन 30 तक, ठीक है। तो ये हो गए सारे कंप्लीट। अब आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।